दधीची हड्डियों वाले नाटक मदन मोहन तरुण द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। दृश्य 4। वही कक्ष जो दृश्य 2 में था। अधिकारी गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं और उनके बीच विचार विमर्श चल रहा है। बीच की विशेष कुर्सी खाली है। नागर, यह साप्ताहिक बैठक से अलग एक आकस्मिक बैठक है। दंडक, चलिए कम से कम यह बैठक तो है। नागर, क्या मतलब? दंडक, मतलब यह कि अब तक तो हम कार्यालय से बाहर दौड़ लगाने के आदी हो चुके हैं। हिंसा की सूचना पाकर, विस्फोट या अपहरण या बलात्कार की सूचना पाकर। नागर, हाँ, किंतु आज हम केंद्रीय सचिवालय के आदेश पर मिल रहे हैं। महेंद्र भवन में एक राजसभा बुलाई है। गोचर, महेंद्र भवन में जनसभा? दंडक, आदेश आपने अच्छी तरह देख लिया है ना? गोचर, मेरे पूरे 30 वर्षों के सेवा काल में यह एक अभूतपूर्व सूचना है। दंडक, यह तो सर्वथा सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ भूल से पक्षी भी नहीं पर मारते। नागर, हाँ, चाहे जो भी हो, यह सूचना है। इसके लिए विशेष व्यवस्था के आदेश हैं। इस सभा में दधीची की भी उपस्थिति होगी। दंडक बीच में, दधीची यानी वह हड्डियों का ढांचा जो वृत्र के नाम पर प्रशासन के खिलाफ जनसभाओं में आग उगलता रहा है। नागर, हाँ, वही दधीची। दंडक, मैं सच कहता हूँ, यह साक्षात तक्षक नाग से खेलने जैसा है। वह हड्डियों वाला दधीची आज हमारे लिए संकट बना हुआ है। उसने अपनी बातों से जनता के मन में प्रशासन के खिलाफ इतना विष भर दिया है कि हमारा जनता के सामने जाना कठिन हो गया है। मैं सच कहता हूँ, एक दिन वह महेंद्र के लिए भी संकट का कारण बन सकता है। गोचर, आप क्या समझते हैं, महेंद्र इतने बेखबर रहते हैं? वहाँ की अंतरंग गुप्तचर व्यवस्था इतनी सूक्ष्म है कि उसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं। उस दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। वे अदृश्य आंखें हमें हर जगह से देखती रहती हैं। दंडक, सच पूछिए तो मैं उसे प्रशासन के विरुद्ध जनांदोलन भड़काने के आरोप में कारागार में डालने वाला था। गोचर, ऐसा करना भयानक होगा। जनता उसे महान देशभक्त ही नहीं, उसके त्यागी जीवन को देखते हुए उसे ऋषि मुनियों में मानती है। आज वह इतना प्रतापी है कि जनता को जान देने के लिए भी कह दे तो वह उसके एक आदेश पर जान दे देगी। दंडक, ऐसा आदमी प्रशासन के लिए बहुत खतरनाक होता है। मैं तो कहता हूँ इस खेल को खत्म ही कर देना चाहिए। नागर, लेकिन आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? उसे राक्षस कहकर मार तो नहीं सकते। दंडक, वैसे प्रशासन के लिए असंभव ही क्या है। एक बार देवराज ने उसकी मजबूत हड्डियों को देखकर कहा था, कैसी वज्र सी मजबूत हैं इसकी हड्डियाँ। मैं सच कहता हूँ, एक अजीब सी धधकती आग देखी थी मैंने, चिता में धधकती सी आग महेंद्र की आंखों में। नागर, शाह, चुप चुप, पता नहीं कौन सी दीवार, कौन सा पौधा सुन रहा हो। न जाने हवा का कौन सा झोंका पहुंचा दे हमारी बात वहाँ और हम संकट में पड़ जाएं। दंडक, इसके पहले ऐसे भयंकर शत्रु से कभी हमारा सामना नहीं हुआ। नागर, कौन, वृत्र या दधीची? जनता के लिए वृत्र और हमारे लिए दधीची। नागर, ओह, कितने कुत्सित हैं तुम्हारे विचार। दंडक, कुत्सित नहीं, कारगर। गोचर, इन दिनों जनता के बीच एक विचित्र सी बात फैल रही है या कहीं से फैलाई जा रही है। दंडक, क्या क्या? यही कि वृत्र का वध यदि हो सकता है तो दधीची की वज्र सी हड्डियों से। तनिक रुक कर प्रभाव आंकते हुए, मुझे तो लगता है यह किसी शत्रु की नई चाल है। दंडक, किंतु यह हमारे किसी सच्चे हितैषी की बात भी तो हो सकती है, खासकर तब जब किसी के कारण हमारी प्रतिज्ञा पद मर्यादा संकटों में घिर गई हो। नागर, यह तुम कह रहे हो? दंडक, नहीं, यह तो आकाशवाणी हो रही है। देवताओं की इच्छा भी यही है। नागर, हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। आकाश से रक्त की वर्षा होने वाली है। गोचर, हाँ सच,
किंतु क्या वह तैयार हो जाएगा? दंडक, मैं कहता हूँ वह जरूर तैयार हो जाएगा। नागर, मुझे तो नहीं लगता कि वह इतना बेवकूफ़ है कि अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा। नागर, तो हम अपने सारे विकल्प खुले रखें, अब देवराज भी आते ही होंगे। गोचर, अच्छा अब छोड़ो इस चर्चा को, हम लोग यहाँ एक गंभीर चर्चा के लिए आए हैं। नागर, बस बस चुप रहिए, ये बातें बहुत खतरनाक हैं। दंडक, तो क्या हमारी हैसियत इतने खतरनाक लोगों के रक्षक की रह गई है? लगता है वह दिन दूर नहीं जब दधीची प्रशासन चलाएगा और हम बोरिया बिस्तरा ले बांध कर अपने अपने घर जाएंगे और उस पर महेंद्र भवन से उसका आमंत्रण। मैं सच कहता हूँ, इससे उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। लोग यही समझेंगे कि उससे महेंद्र भी डर गए हैं। नागर, हमें यहाँ परिणाम पर विचार नहीं करना है दंडक महोदय, आज तो हमें मुख्यालय के आदेश को पूरी सावधानी के साथ कार्य रूप देना है। दंडक, सच है, लेकिन यह आदेश का अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नागर, किसी भी उच्चादेश को मात्र उसके शब्दों और बाहरी अर्थों से ही समझा नहीं जा सकता। उससे उच्चस्थ कार्यालय के आदेश पूरी व्याख्या विश्लेषण के पश्चात ही जारी किए जाते हैं। उस आदेश में यह विशेष रूप से लिखा गया है कि दधीच की केवल रक्षा ही सुनिश्चित न की जाए, बल्कि उसमें यह भी लिखा गया है कि इस रक्षा व्यवस्था को जनता के बीच विज्ञापित भी किया जाए। रक्षक यानी दंडक, यानी एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ी। रक्षा की इतनी विचित्र व्यवस्था का वह सचमुच हमारे जीवन का सबसे पहला अनुभव होगा। नागर, अंतिम भी तो हो सकता है। दंडक, क्या क्या क्या? नागर, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सचमुच कितना अजीब लगता है, हम दो भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं जैसे। दंडक, कैसे? जनता दधीची को अपना हितैषी मानती है और हम उससे वृत्र से भी ज़्यादा डरे हुए हैं। दंडक, सच है, प्रशासक का देश उसकी कुर्सी है, इंद्र का देश है इंद्रासन, और जनता का देश है उसका खेत खलिहान। दधीची हमारी सत्ता की कुर्सियों के नीचे खाइयाँ खोद रहा है। नागर, चाहे जो भी हो, यह एक खतरनाक चर्चा है, प्रशासन को इससे बचना चाहिए। दधीची और वृत्र दोनों ही कठोर सच्चाइयाँ हैं। प्रशासन जनता की भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता। दंडक, और प्रशासन की कोई भावना नहीं होती? तुम बहुत उत्तेजित हो जाते हो दंडक। दधीची ने अपने भाषणों से जनता में इतना आत्मविश्वास जगा दिया है कि वृत्र के सैनिक भी अब अपनी कार्रवाई खुले रूप में करने में डरने लगे हैं। दंडक, मगर वह दोधारी तलवार है, जिससे एक ओर तो वह जनता को रक्षा का आश्वासन देता है और दूसरी ओर हमारा सफाया करना चाहता है। नागर, तुम लोग क्या सचमुच 4 हड्डियों वाले मामूली से इंसान से डर गए हो? दंडक, 4 हड्डियों वाला मामूली इंसान? लगता है आपने उसे कभी देखा नहीं। उस दुबले पतले मनुष्य में न जाने क्या है कि उससे सीधे सीधे आंखें मिलाने में भय सा लगता है। वह जब खड़ा होता है तो लगता है जैसे वज्र का एक विशाल पर्वत सामने खड़ा हो गया हो। वह जब बोलता है तो उसके एक एक शब्द जैसे मंत्र बन जाते हैं, और जब वह आदेश देता है तो लगता है जैसे पाषाण खंड भी उसकी आज्ञा पालन करते हैं। वह अपने आप में जैसे कि शक्ति का महापुंज है। गोचर, दंडक ने ठीक कहा, वह कोई साधारण आदमी नहीं। जनता उसे अपना इंद्र समझती है। दधीच की उपस्थिति उन्हें वृत्रासुर के भय से दूर रखती है। नागर, शायद इन्हीं बातों के कारण देवराज उसकी रक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं। दंडक, और अगर इससे हमारी रक्षा व्यवस्था स्वीकार नहीं की तो? ऐसे लोग बहुत ही झक्की होते हैं। उनका आत्मविश्वास इतना प्रचंड होता है कि वे किसी चीज़ से नहीं डरते। फिर वह इतना लोकप्रिय है कि उसे भय किसका? नागर, उसे भी तो भय है अपनों का, परायों का। दंडक, आज आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आप इतनी उलझी पुलझी भाषा तो नहीं बोलते। नागर, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को अपने पराये शत्रुओं की कमी नहीं रहती। कौन जाने वृत्र कोई योजना बना रहा हो और ऐसी ही किसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हो। तनिक रुक कर
तुम भी तो उससे डरे हुए हो दंडक। दंडक, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। नागर, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, परंतु सच्चाई यह है कि जो जितना ही शक्तिशाली है वह उतने ही संकटों से घिरा है। गोचर, सर्वोच्च कार्यालय से किसी आदेश के सीधे सीधे आने का अर्थ बहुत ही असाधारण है। हमें हर हालत में उसकी रक्षा की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दंडक, और रक्षकों में ही कोई वृत्र का आदमी हो तो? नागर, इसीलिए तो हमें उसकी रक्षा के लिए कहा गया है। दंडक, यानी उसे अपनों की भीड़ से अलग कर दो और रक्षा व्यवस्था में ऐसे तपे तपाए लोगों को रख दो जिन पर तुम्हारा अटूट विश्वास हो। दंडक, क्या? नागर, यानी उसकी रक्षा करनी है। गोचर गहरी दृष्टि डालता है। नागर, यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उसके आसपास कोई न हो। उसे जनसभा में पीछे के एकांत रास्ते में से ले जाना। बाकी काम सर्वोच्च कार्यालय के रक्षक स्वयं कर लेंगे। दंडक, और जनता ने ऐसा न करने दिया तो? नागर, तुम्हें इतना बड़ा पद, अधिकार और वेतन किस बात के लिए दिया जा रहा है? दंडक। दंडक सर्वथा सावधान होकर, समझ गया, अपना कर्तव्य पूरी तरह समझ गया, उसमें कोई चूक नहीं होगी। तीनों एक दूसरे को गहरी दृष्टि और रहस्यमय दृष्टि से देखते हैं। दृश्यांतर।